हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रितेश व्यास आज आप लोगों के लिए आरपीएससी और यूपीएससी में आने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसकी थ्योरी लेके आया हूँ। ये चैप्टर ऐसा है मित्रों जो हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो आरपीएससी के बड़े से बड़ा एग्ज़ाम हो या आरपीएससी का छोटे से छोटा एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का बड़े से बड़ा एग्ज़ाम हो या छोटे से छोटा एग्ज़ाम हो, सब में आता है। इसलिए इस चैप्टर को आपके लिए मैं लेके आया हूँ। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग इसकी पूरी थ्योरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि पाचन तंत्र की बात जब हम करते हैं, ठीक है, तो पहला पॉइंट आता है भोजन। क्या आता है? भोजन। भोजन क्या होता है? ठीक है, हम सबसे पहले भोजन के बारे में पढ़ेंगे कि भोजन होता क्या है। तो मित्रों, भोजन के बारे में क्या है ये देखिए, एक मिनट पे इसको ले लेते हैं। भोजन के अंदर हम ये देखते हैं कि भोजन जनरली वो पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं, जिनका यूज करके, जिनको प्रयोग करके जो सजीव होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उनको एनर्जी मिलती है। ठीक है, दूसरा, जो एनर्जी हमारे शरीर को मिलती है वो हमारे शरीर में होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रियाएं, जिसको हम बोलते हैं उपापचयी अभिक्रियाएं। उपापचयी अभिक्रियाएं, या इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसको चलाते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि देखो, हमारे शरीर में सरल अणु मिलकर जटिल बनाते हैं, जिसको हम एनाबॉलिक बोलते हैं। जटिल टूटकर सरल बनाते हैं, उसको हम कैटाबॉलिक बोलते हैं। तो ये एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों मिलकर मेटाबॉलिक बनाते हैं। ओके, तो इस मेटाबॉलिक का भी जो है कौन काम करेगा? भोजन ही करेगा। अब हम बात करते हैं पाचन के बारे में, डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन का मतलब होता है कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है, उसमें जब भोजन जाता है तो वह जटिल से सरल में टूट जाता है। ठीक है, तो उसका जल अपघटन होगा, जिसमें छोटे और सरल अणुओं में वो टूट जाएगा, विघटित हो जाएगा। ठीक है ना, और जब वो सरल अणुओं में विघटित होगा तो उन्हें हमारा शरीर अवशोषित कर लेगा। कौन अवशोषित कर लेगा? आंत्र, छोटी आंत्र अवशोषित कर लेगी। अवशोषित करने के बाद वो क्या करेगा? रुधिर में जाएगा भोजन, और रुधिर के द्वारा वो हमारे शरीर की कोशिकाओं में जाएगा। कहाँ जाएगा? हमारे शरीर की कोशिकाओं में जाएगा, और वहाँ पर कोशिकीय श्वसन होगा। क्या होगा? कोशिकीय श्वसन होगा। कोशिका में होने वाला श्वसन कोशिकीय श्वसन होता है। ठीक है, और जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि जब पाचन की हम बात करते हैं तो पाचन के अंदर कुछ क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पाचन के अंदर सम्मिलित क्रियाओं में पहली क्रिया है कि जितने भी जटिल भोजन के अणु होते हैं, ठीक है, वो सरल अणुओं में टूट जाते हैं। ठीक है, दूसरी क्रिया होती है, जो भी सरल अणुओं में ये टूटेंगे उनको आंत्र में, छोटी आंत्र में उसका अवशोषण कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? अवशोषण कर लिया जाएगा। उसके बाद में रुधिर द्वारा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वो भी हम पढ़ेंगे। ये सारे पदार्थ कोशिकाओं तक पहुंचाए जाएंगे, और कोशिकाओं के अंदर कोशिकीय श्वसन होगा। कोशिकीय उपापचय का मतलब यहाँ पर है कि कोशिकीय श्वसन होगा। ठीक है, और हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? ऊर्जा प्राप्त होगी। तो ये सारी क्रियाएं पाचन के अंदर सम्मिलित हैं। किसमें सम्मिलित हैं? पाचन के अंदर। ठीक है, अगला पॉइंट,
जिसमें हम ये देखते हैं कि जब जो सजीव होता है इसमें कितने प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो मित्रों मैं बता दूं सजीव में जनरली 2 तरह का पोषण होता है, ये हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है, पोषण जब हम करते हैं, हम जब भोजन लेते हैं तो भोजन द्वारा हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा हमारे शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करती है, जैसे कि शारीरिक क्षतिपूर्ति, वृद्धि या अन्य जो भी कार्य हैं उन सब का प्रयोग हम लोग करते हैं। और ये जो पोषण होता है मित्रों, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो स्वपोषण, मतलब जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। और स्वयं भोजन कौन बनाते हैं? जनरली पौधे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण के द्वारा। ठीक है ना, या तो वो क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, ये तो आप लोगों को पता ही है। पर एक वर्ड और आता है, वो आता है रसायन संश्लेषण। इसको भी पूछ लिया जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण तो हरे पौधे करते हैं, पर रसायन संश्लेषण जीवाणु करते हैं। कौन से? लोह जीवाणु, सल्फर जीवाणु, वो रसायन संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं। तो वो भी स्वपोषण में ही आता है। इसके बाद में आता है परपोषण। परपोषण में क्या होते हैं कि ये सजीव जो होते हैं अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, मतलब कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो उनको हम परपोषी कहते हैं। और परपोषी को भी हम कई सारे वर्गों में बांट देते हैं, उनके भोजन के आधार पर हम उनको कई भागों में बांट देते हैं। अब वो कौन कौन से भाग हैं देखिए, कुछ तो हम लोगों को पता है, हम लोगों ने डेली लाइफ में जिस चीज़ों को देखा है वो सारे। ठीक है, जैसे पहला, ये स्क्रीन पे आ रहा है पूरा, चलो आ रहा है। हाँ, पहला शाकाहारी। शाकाहारी वो होते हैं जो पेड़ पौधे खाते हैं। ठीक है, जैसे जितने भी मवेशी हैं, गाय है, बकरी है, वो सब इसमें आ जाते हैं। दूसरे होते हैं मांसाहारी, जो मांस खाते हैं, जैसे शेर, चीता। तीसरे होते हैं सर्वाहारी, ओमनीवोरस, जो घास फूस भी खाते हैं, पेड़ पौधे भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। जैसे मनुष्य ले लीजिए, कौवा ले लीजिए, कुत्ता ले लीजिए, ठीक है, भालू ले लीजिए, ये सारे ऐसे होते हैं। इसके अलावा कीटाहारी, जो कीट खाते हैं, जैसे मेंढक, गिरगिट, छिपकली। ठीक है, रुधिराहारी, जो रुधिर पीते हैं, जैसे काफ़ी सारे रुधिर भक्षी होते हैं ना। रुधिर भक्षी में कौन कौन से आते हैं? खटमल हो गए, ठीक है, जोंक हो गया, ये सारे रुधिर भक्षी के श्रेणी में आ जाते हैं। इसके बाद में खटमल, जोंक, जू, ये सारे इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा एक और आता है सलभ भोजी। सलभ भोजी वो होते हैं जो विष्टा, मल खाते हैं, जैसे सुअर। ओके, मृतजीवी, जो पेड़ पौधों के या जंतुओं के मरने पर उनके ऊपर आश्रित रहते हैं, जैसे केंचुआ ले लीजिए। और जितने भी फंगस होते हैं, कवक का मतलब जितने भी फंगस हैं, ठीक है ना, वो इस कैटेगरी में आएंगे। परजीवी, परजीवी वो होते हैं जो दूसरे सजीवों पर निर्भर रहते हैं और जिन पर निर्भर रहते हैं उनके लिए हानिकारक होते हैं, जैसे गोलकृमि या सूत्रकृमि। ठीक है, तो ये इनके उदाहरण हो गए। क्लियर है? ये तो हम लोगों ने छोटी सी क्लासों से पढ़ा हुआ है। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। पाचन की क्रिया विधि क्या है? पाचन की क्रिया विधि को हम 5 चरणों में विभक्त करके पढ़ते हैं। पहला अंतःग्रहण, इंजेशन, ठीक है। दूसरा पाचन, डाइजेशन। तीसरा अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। चौथा स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। और पांचवा मल परित्याग, एक्सक्रिएशन। ठीक है, तो इन 5 भागों में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ओके, चलिए अब इन 5 भागों में डिवाइड करने के बाद में इनकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं।
जैसे हम पाचन की अगर प्रक्रिया को देखें तो ये 2 तरह से संपूर्ण होती है। पहला तो भौतिक रूप से और दूसरा रासायनिक रूप से। भौतिक रूप से तो जैसे अपन भोजन को काटते हैं, चबाते हैं दाँतों से, है ना? निगलते हैं। पाचन के अंदर जैसे पैरास्टैलिक मूवमेंट होता है, ठीक है? वो होता है। मल त्याग वाली क्रिया होती है, ये सारी फिज़िकल क्रियाएँ हैं, भौतिक क्रियाएँ हैं, ठीक है? इसमें कोई रसायन काम नहीं आता। वहीं आपने देखा होगा कि हमारा जो पाचन होता है, जटिल का सरल में बदलना, वो एंजाइमों की उपस्थिति में होता है। इसलिए वो सारी जैव रासायनिक क्रियाओं की श्रेणी में आता है, ठीक है? तो वो रासायनिक क्रियाएँ और भौतिक क्रियाएँ 2 भागों में हम इसे बाँटकर पढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, अब आता है अगला पॉइंट, वो आता है कि जो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर अंतःकरण कैसे होता है, अंतर्ग्रहण कैसे होता है, वो भोजन को अंदर कैसे लेता है, ओके? तो मैं इसको थोड़ा-सा ऐसे कर देता हूँ, पूरा कवर नहीं हो रहा है इसमें, इसको अपन ऐसे कर लेते हैं। अंतःग्रहण, अंतःग्रहण का मतलब होता है कि भोजन को अंदर की तरफ लेना, ठीक है? भोजन को हम मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं, इस प्रक्रिया को हम अंतःग्रहण कहते हैं, ठीक है? जिसमें क्या होगा कि हमारे दाँत जो होंगे, भोजन को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। भोजन को छोटे टुकड़ों में क्यों तोड़ा जाता है? कि जब भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और जब उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो उसपे जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो आसानी से क्रिया कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मुख से भोजन अंदर आता है, यहाँ पे हम उसको चबाते हैं ताकि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाए, ताकि एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सकते हैं, ठीक है ना? इसके बाद में पाचन जो होता है वो हमेशा आहार नाल में होगा, जिसके अंदर मुख्य गुहा से पाचन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता है सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, फिर अमाशय में और फिर आंत में, 3 जगहों पर पाचन होता है, ठीक है? परंतु अवशोषण केवल आंत्र में होता है, और वो भी छोटी आंत्र में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है? चलिए, अब हम पाचन को डिस्कस करने वाले हैं। पाचन को डिस्कस करने वाले हैं कि पाचन जो प्रक्रिया है, ठीक है, ये मुख से प्रारंभ हो जाती है, ये मैंने आपको बताया था। पर मुख से प्रारंभ होती है तो होता क्या है इसके अंदर? तो देखो, हमने पहले ये देखा कि जब हम भोजन को मुख के अंदर लेते हैं, ठीक है, तो मुख के अंदर लार ग्रंथियों द्वारा, मतलब सैलिवरी ग्लैंड द्वारा, ठीक है ना, लार निकाला जाता है, ठीक है? जब लार भोजन में मिलेगा और भोजन को हम चबाएंगे तो वह लुगदी में बदल जाएगा, ठीक है? किस में बदल जाएगा? लुगदी में बदल जाएगा, ठीक है? और जब ये लुगदी बन जाता है, जिसके अंदर हमारे सलाइवा मिला हुआ है, ठीक है, तो ये जो लुगदी होगा ये आगे जाकर हमारे ईसोफेगस में होता हुआ अमाशय में पहुंच जाएगा। क्या होगा? ईसोफेगस से होता हुआ वो हमारे अमाशय में पहुंच जाएगा, ठीक है? तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मुख गुहा के अंदर जो लुगदी बनती है, ठीक है, ये कैसे बनती है? तो देखो, हमें पता है कि लार का स्त्रवण जो है वो लार ग्रंथियों द्वारा होता है। लार ग्रंथियां स्त्रवण हमेशा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, मतलब स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र, जिसको मेरुरज्जु कंट्रोल करता है, उसके नियंत्रण से होता है, ठीक है? हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। जैसे बहुत लजीज भोजन की खुशबू आती है तो मुंह में से पानी आने लग जाता है, लार टपकने लग जाती है, वो कहते हैं कि नहीं कहते? क्योंकि वो काम कौन कर रहा है? स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र कर रहा है, ठीक है? और लार जो होगा ये सारी प्रकृति का होगा। कैसा होगा? सारी बेसिक नेचर का होगा, ठीक है? इसके अलावा जब हम मुंह की बात करते हैं तो मुंह के अंदर दांत आते हैं। दांत के अंदर आप देखो, ये 2 जो है ये वाले, ये इंसिजर है, ठीक है? आई से इसको प्रदर्शित करते हैं, इनका काम काटने का होता है। इसके बाद में ये देखो, ये एक दांत यहाँ पर है, ये तीखा होता है एकदम, आपने देखा होगा ऐसा तीखा होता है,
इसको हम कैनाइन कहते हैं, ये फाड़ने का काम करता है। इसके बाद में ये जो दो हम देख रहे हैं, ये दो पहले, ये एक बाद में और ये दो बाद में, इनको हम प्री मोलर्स कहते हैं। इनका काम चबाने का होता है। और उसके बाद में लास्ट में ये जो तीन बचे हुए हैं, ये है मोलर्स। ठीक है, इनका काम भी चबाने का है। तो मोलर और प्री मोलर दोनों का काम चबाने का है। ठीक है, तो आप देखो कि दो इंसिजर, एक कैनाइन, दो प्री मोलर और तीन मोलर, मतलब इस तरफ की जो सिचुएशन है वो ये हो गई कि इसके अंदर दो, एक, दो, तीन, कितने हो गए टोटल? ये 8 हो गए। और 8 ही इधर ही हो जाएंगे, 2, 1, 2, 3। तो 2, 1, 2, 3, ठीक है ना? तो मतलब ये इसका दंत सूत्र हो गया। 8 इधर, 8 इधर, वैसे वैसे 8 ऊपर 8 नीचे साइड में, तो कितने हो गए? 16 और 16 32 दांत होते हैं हमारे अंदर। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। और मनुष्य के अंदर दो तरह के दांत होते हैं, एक तो दूध के दांत होते हैं और एक परमानेंट दांत होते हैं। ठीक है ना? तो दूध के दांत टूटते हैं और फिर परमानेंट दांत आते हैं, तो हम द्विदंती होते हैं हम लोग। इसके बाद में अगला पॉइंट ये आता है कि जब सलाइवा मिलता है, जब सलाइवा मिलता है किसके अंदर? भोजन के अंदर, तो उस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन, ठीक है ना, सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन, दोनों में से एक नाम आपको बताना है, कि दोनों एक ही चीज़ है। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, इसका काम ये होता है कि ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम क्या करेगा कि जो हमारा भोजन होगा उसमें जितना भी स्टार्च है, ठीक है, उसको ये माल्टोज में बदल देगा। किस में बदल देगा? माल्टोज में बदल देगा। ठीक है, एक तो ये होगा। दूसरा, लार के अंदर एक और एंजाइम होता है जिसको लाइसोसोम एंजाइम कहते हैं। लाइसोसोम एंजाइम जो होता है, इसका काम होता है ये बैक्टीरिया को मारता है। जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया होते हैं ना, भोजन के साथ आ जाते हैं, उन बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम भी लाइसोसोम नाम का एंजाइम करता है, जो भी लार में प्रेजेंट होता है। तो पहला काम तो क्या हो गया? पहला काम इसका हो गया कि भाई ये लोग एमाइलेज और टाइलिन क्या करते हैं? स्टार्च को माल्टोज में बदलते हैं। दूसरा इसका काम क्या हो गया? दूसरा इसका काम ये हो गया कि ये लाइसोसोम एंजाइम इनमें पाया जाता है और ये लाइसोसोम एंजाइम बैक्टीरिया को नष्ट करता है। और तीसरा इसका जो काम होता है वो ये होता है कि जो लार होता है वो मुंह को लुब्रिकेट करता है। मतलब हम जब बोलते हैं तो बोलने में ये मदद करता है, तो मनुष्य में बोलने में ये आसानी करता है। तो 3 काम होते हैं इसके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका मुख में पाचन। अब क्या होता है कि जब भोजन मुख से अमाशय में जाता है, अब इस चीज को अपन थोड़ा सा अलग तरह से देखते हैं। जैसे भोजन है हमारा, ठीक है, अब मुख से वो अमाशय में जा रहा है। जैसे ये मुख से भोजन जो है ये अमाशय में जा रहा है, तो यहाँ जो ये भाग होगा इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। ठीक है, ग्रासनाल। ग्रासनाल में जो भोजन अंदर जाएगा, ठीक है, वो अंदर भोजन जाएगा कुछ ऐसी मूवमेंट के द्वारा। जैसे हम लोग पेस्ट में से होता है ना, दांतों वाला जो पेस्ट होता है उसमें से पेस्ट बाहर निकालते हैं स्क्वीज करके, वैसे वैसे यहाँ से ये भोजन ऊपर से नीचे जाएगा। और इस गति को हम लोग बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। क्या बोलते हैं? क्रमाकुंचन गति या पेरिस्टेलिक मूवमेंट। ठीक है, और इसके द्वारा भोजन मुख से
अमाशय में जाएगा। ठीक है, और जैसे ही भोजन अमाशय में आता है, कहाँ आता है? अमाशय में आता है। अब जैसे भोजन अमाशय में आ गया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे आप चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही भोजन अमाशय में आएगा, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये अमाशय है ये वाला, ठीक है, ये वाला अमाशय की बाह्य दीवार है। ठीक है, इस अमाशय में आते ही क्या होगा कि इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस, ठीक है ना, मतलब जो जठर रस है वो निकलेगा। तो जैसे ही भोजन अमाशय में आएगा, ठीक है, तो उसके अंदर एक जठर रस निकलेगा। क्या निकलेगा? जठर रस निकलेगा। पहला पॉइंट, उसमें एक जठर रस निकलेगा। ठीक है ना। चलिए, अब इसको हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं। क्लियर है? नहीं, अभी इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं। हाँ, तो उसमें से क्या निकलेगा? जठर रस निकलेगा। अब इस जठर रस के अंदर 3 चीजें होती हैं। जठर रस में क्या होता है? 3 चीजें होती हैं। जैसे पहला, इसमें HCl होगा। ठीक है, HCl जो है, पहली चीज ध्यान रखना, HCl जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है, जिसका जो pH है वो 1.5 to 1.7 के बीच का होता है। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये। ठीक है, ये जब अम्लीय प्रकृति का HCl जठर रस से निकलेगा तो ये क्या करेगा कि ये कुछ निष्क्रिय एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? निष्क्रिय एंजाइम्स, उनको सक्रिय कर देगा। तो HCl का काम क्या है? HCl का काम क्या है? निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय कर देना। दूसरा, अम्ल है तो भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर देना। ठीक है, तीसरा, भोजन को नर्म बना देना। चौथा, भोजन की प्रकृति को अम्लीय कर देना। ठीक है ना, तो ये 4 काम ये HCl करता है। ठीक है, अब जैसे भोजन के अंदर, जैसे ही भोजन अंदर आएगा ये HCl निकलेगा और ये सब कामों के साथ साथ ये निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय कर देगा, क्योंकि ये जो निष्क्रिय एंजाइम होते हैं ये अम्ल की उपस्थिति में ही सक्रिय होते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या करेंगे कि निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये चित्र अगर आप देख पा रहे हो तो ये ईसोफेगस है। ठीक है, यहाँ से भोजन क्रमाकुंचन गति के द्वारा यहाँ से यहाँ आ गया, और जैसे ही भोजन यहाँ से यहाँ आ रहा है तो इसके अंदर जठर रस मिल रहा है, ये देखो आप। ठीक है, और जब जठर रस मिलेगा, जठर रस में पहला तो HCl ही है जो इसमें से सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करेगा, इसकी प्रकृति को अम्लीय करेगा और ये निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करेगा। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल है। ठीक है, तो एक तो ये हमने HCl के बारे में पढ़ा। दूसरा कि जब ये क्या करता है कि आपको मैंने एक चीज बताई थी कि लार का माध्यम क्षारीय होता है, तो उस क्षारीय को ये अम्लीय करेगा। कौन? HCl। ठीक है, अब ये जब करेगा तो ये साथ में क्या करेगा कि जीवाणुओं को भी नष्ट करेगा, भोजन को भी नरम करेगा। और आपको एक चीज और पूछी जा सकती है कि अमाशय में भोजन कितने समय रहता है? तो अमाशय में भोजन तकरीबन 4 घंटे रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जब अमाशय में भोजन के अंदर HCl और पाचक एंजाइम मिल जाते हैं तो वो आपस में एक, उसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा पेशीय गति होती है। उस पेशीय गति के कारण वो भोजन जो है एक लुगदी काइम में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? काइम में बदल जाता है। एक ये काम हो जाता है। दूसरा, जब HCl जब निकलेगा तो ये HCl क्या करेगा कि निष्क्रिय जो पाचक एंजाइम होते हैं जैसे पेप्सिन है, ठीक है, उसको सक्रिय कर देगा।
क्या कर देगा, सक्रिय कर देगा, और वो पाचन करना शुरू कर देगा प्रोटीन का। तो प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ हो जाता है, और सबसे पहले पाचन भी प्रोटीन का होता है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट। अब जैसे ही जठर रस के अंदर, ठीक है, HCl आएगा तो वो सबसे पहले पेप्सिन को सक्रिय करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, पेप्सिन को सक्रिय करेगा। ठीक है, और जब पेप्सिन सक्रिय होगा, ध्यान देना मित्रों, तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन पाचक एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है, प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो ये क्या करेगा कि प्रोटीन का पाचन करेगा। प्रोटीन का पाचन करके ये क्या बनाएगा, प्रोटियोजेस और पेप्टोन। ठीक है ना, प्रोटीन का अगर पाचन होता है तो उससे क्या बनता है, प्रोटियोजेस और पेप्टॉन्स, ये बनते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। तो पहला काम तो कि भाई इन्होंने निष्क्रिय पेप्सिन को पेप्सिन में बदला। पेप्सिन ने क्या करा, प्रोटीन का प्रोटियोजेस और पेप्टोन में पाचन कर दिया, जटिल को सरल कर दिया। ठीक है ना। दूसरा, ये रेनिन को सक्रिय करेगा। किसको सक्रिय करेगा, रेनिन को सक्रिय करेगा। रेनिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में पूछा जाता है। देखो, रेनिन जो है बचपन में तो क्या करेगा कि जो दूध की प्रोटीन होती है, दूध में घुली हुई जो प्रोटीन होती है जिसको हम कैसीन कहते हैं, तो वो तो लिक्विड स्टेट में होगी, उसको वो ठोस प्रोटीन में बदलने का काम करेगा बचपन के अंदर। ठीक है, ताकि जब प्रोटीन ठोस अवस्था में बदल जाएगी तो वह अमाशय में कुछ देर तक रुकेगी और उसका पाचन हो जाएगा। ठीक है ना। तो रेनिन का ये काम होता है कि एक तो पाचक एंजाइम है, क्या है, एक तो ये पाचक एंजाइम है। दूसरा इसका क्या काम है, रेनिन का दूसरा काम ये है कि यह हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जन के अंदर भी मदद करता है। किसमें मदद करता है, उत्सर्जन में भी मदद करता है, वहाँ वो हार्मोन्स का काम करता है। तो ये एंजाइम और हार्मोन दोनों का काम करता है रेनिन, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, रेनिन का काम एक तो पाचन का है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, एक उत्सर्जन के अंदर हार्मोन का है जो हम लोग उत्सर्जी तंत्र में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये देखो, अब भोजन जब अमाशय में आया, भोजन जब अमाशय में आया ईसोफेगस के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे इसका पाचन हो गया, प्रोटीन का पाचन पेप्सिन और रेनिन ने कर दिया। पेप्सिन ने तो प्रोटीन को प्रोटियोजेस और पेप्टोन में बदला, और रेनिन ने दूध के प्रोटीन को ठोस प्रोटीन में बदल दिया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि अमाशय से भोजन जो है वो छोटी आंत में आएगा, पर उससे पहले एक क्रिया और होती है अमाशय में जिसको हम देखेंगे। प्रोटीन का पाचन तो हो गया, क्योंकि मुख्यतया अमाशय में प्रोटीन का ही पाचन होता है, पर कुछ मात्रा में उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट का भी पाचन होता है। ठीक है, वो कैसे होता है वो हम देख रहे हैं। ये देखो, अब इसमें लाइपेज जो होता है, ठीक है, लाइपेज जो है वसा पाचक एंजाइम है, याद रख लेना, लाइपेज वसा पाचक एंजाइम है, एमाइलेज शर्करा पाचक एंजाइम है। तो लाइपेज क्या करेगा कि जितनी भी वसा होगी उसको वसा अम्ल, ये एक ही वर्ड है, ठीक है ना, वसा अम्ल एक ही वर्ड है, कॉमा नहीं है इसके बीच में, वसा अम्ल और ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है, और जो एमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, शर्करा का पाचन करेगा। ठीक है, पर ये इतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता है, कम अमाउंट में होता है, तो कई लोग यहाँ पे बताते भी नहीं है, बट यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी पाचन हो रहा है वो सारा अम्लीय माध्यम में हो रहा है। किस में हो रहा है, अम्लीय माध्यम में हो रहा है, और आंत्र में जब जाएगा तो वहाँ क्षारीय माध्यम में होगा, तो अम्लीय माध्यम में भी इनका पाचन होता है। ओके,
चलिए अब हम बात कर रहे हैं आत्रमय पाचन कि जब भोजन अमाशय में से आत्र में आता है। तो हम इसका एक चित्र देख लेते हैं पहले, ये वाला, ये आप देखो यहाँ पे, ये रहा चित्र, ये देखो। अब जब भोजन अमाशय से आत्र में आया, ये आत्र है, ये यू आकार की जो नली है इसको हम यूडोनम कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि एक तो लीवर से, ठीक है, और एक पेंक्रियाज से और एक आत्र से, इन तीनों में से पाचक एंजाइम आकर मिलेंगे, ठीक है, और ये पाचन करेंगे। लीवर में से तो बाइल जूस आएगा जो पाचन करेगा इसका, ठीक है ना। इसके अंदर पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस आएगा, आत्र से इंटेस्टाइनल जूस आएगा, और ये तीनों मिलकर यहाँ पर पाचन प्रक्रिया को करते हैं। और यहाँ वाली पाचन प्रक्रिया क्षारीय माध्यम में होगी। कौन से माध्यम में होगी? क्षारीय माध्यम में होगी। तो आप देखिए आत्र में पाचन। अब देखो आत्र में पाचन में क्या होता है कि आत्र का जो पहला भाग होता है वो होता है ग्रहणी, ठीक है। तो जब भोजन इसमें आता है, पहले वाले भाग में आता है, तो उस समय क्या होगा, पाचन प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। पाचक प्रक्रिया शुरू होने के लिए एक तो अग्नाशय रस आएगा, अग्नाशय से, एक पित्ताशय से पित्त रस आएगा, पित्त रस से बाइल जूस, ओके, और ये हो गया पेंक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो ये आकर भोजन में मिलेंगे। अब सबसे पहले पित्त रस जो आकर मिलेगा, जो लीवर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? ये जो पित्त रस आ रहा है ना, ये लीवर से आ रहा है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो ये लीवर होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यकृत, वहां से आता है। ये पीले रंग का होता है और इसका एक काम तो होगा कि ये जो भी भोजन आएगा अमाशय से, उसके माध्यम को अम्लीय से क्षारीय कर देगा, ठीक है। क्या करेगा? उसके अम्लीय माध्यम को, मतलब भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदल देगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ पित्त वर्णक आएंगे। पित्त, क्योंकि ये पीले रंग का होता है तो पित्त वर्णक होंगे। वो पित्त वर्णक होते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये जो पित्त वर्णक बनते हैं ना, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन, ये यकृत में बनते हैं। और ये बनते किससे हैं? हीमोग्लोबिन के टूटने से। जब हीमोग्लोबिन टूटेगा तो ये बनेंगे। तो जब ये ज़्यादा बनने लग जाए बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, तो पीलिया हो जाता है, पीलापन हो जाएगा ना पूरे शरीर में। तो क्योंकि हीमोग्लोबिन ज़्यादा टूट जाता है तो पीलिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम ये देखते हैं कि ये बिलीवर्डिन बिलीरुबिन जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा विषैले होते हैं। इसका pH 7.7 का होता है और बिलीरुबिन के कारण ज़्यादा मात्रा में अगर ये आ जाता है तो पीलिया रोग उत्पन्न कर देता है। पर एक चीज़ और क्वेश्चन बनती है, क्वेश्चन ये बनते हैं कि भाई पित्तरस किसका पाचन करता है? तो आपको मैं बता दूं कि पित्तरस किसी का भी पाचन नहीं करता। इसके केवल दो ही काम होते हैं। एक तो बाइल जूस जो है वो माध्यम को अम्लीय से क्षारीय करेगा और दूसरा वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ देगा, और कोई कार्य नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं अग्नाशय रस, जो पेंक्रियाज से आता है, ठीक है। अब ये पेंक्रियाज से जो रस आता है ना मित्रों, ठीक है, ये क्या करता है कि सबका पाचन करता है। इसलिए हम इस अग्नाशय रस को संपूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बना है कि कौन से रसों को संपूर्ण पाचक रस कहा जाता है मित्रों? तो अग्नाशय से आने वाले रसों को, ठीक है, संपूर्ण पाचक रस कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन का पाचन भी करते हैं, ये वसा का पाचन भी करते हैं, ये शर्करा का पाचन भी करते हैं, ये रुधिर का पाचन भी करते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स मतलब डीएनए आरएनए का पाचन भी करते हैं, ये सब का पाचन करते हैं। इसलिए इसको हम संपूर्ण पाचक रस कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर देखो एमाइलेज, एमाइलोक्सिन, स्टार्च,
एवं ग्लाइकोजन, ठीक है, ये सब माल्टोज में बदल जाता है, ठीक है ना। मतलब सब चीज़ों का पाचन यहाँ पे हो जाता है। अब इनमें पहला पाचन जो है वो हम प्रोटीन का पढ़ते हैं। इसमें देखो, अग्नाशय रस के अंदर प्रोटीन का पाचन करने वाले 3 एंजाइम हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ये 3 एंजाइम जो हैं, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये जो एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन का पाचन करने में मदद करते हैं। कैसे करते हैं कि जिसमें से पहले 2 प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड और पेंटोज में बदल देते हैं। मतलब ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन क्या करेंगे, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देंगे। और तीसरा जो है जिसको कार्बोक्सिक पेप्टिडेज कहते हैं, ये अमीनो अम्ल में बदल देगा। मतलब पेप्टोन और प्रोटियोज को ये अमीनो अम्लों में बदल देगा, ठीक है। और अगर अग्नाशय के अंदर कोई कमी हो जाए तो पाचन क्रिया भी ठीक नहीं रहेगी मित्रों, ठीक है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और अगर ये पूछ लिया जाए कि अगर बाइल जूस का उत्सर्जन ना हो तो क्या होगा, बाइल जूस का एक ही काम है, अम्लीय को क्षारीय करना। और ये पाचन जो है पूरा ये क्षारीय माध्यम में हो रहा है। कौन से माध्यम में हो रहा है, क्षारीय माध्यम में होगा तो भी पाचन नहीं होगा, ठीक है ना। तो बायोलॉजी में जो चीज है नहीं है तो उसके कारण होने वाली क्रिया भी नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। बायो में ये फिक्स चीज होती है। अब ये देखो, ये अगला जो डायग्राम है वो ये है कि ये देखो, अमाशय में पाचन हुआ, यहाँ से ये छोटी आंत में पाचन हुआ, फिर यहाँ से बड़ी आंत में गया, ठीक है। अब इस पाचन में अपन जब छोटी आंत के अंदर देखते हैं, ये वाले जो चित्र है ये छोटी आंत का है, तो इसके अंदर वाली ये जो सतह है ना, आप ये देख पा रहे हो, ये वाली सतह, ठीक है। इस सतह पर कुछ ऐसे उभार होते हैं, इन उभारों को हम लोग विलाई कहते हैं। ये विलाई जो होती है ये क्या करते हैं कि इसके क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। देखो, अगर एक वायर इतना सा है, अगर मैं इस वायर को अगर मैं ऐसे कर दूं तो वो इतने में ही हो जाएगा। और अगर इस वायर को इसके बराबर लंबाई का लूं तो एक्चुअल लंबाई इसकी डबल हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। तो वही होता है कि विलाइज जो होते हैं ये क्या करते हैं कि इसके पृष्ठ क्षेत्रफल को, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, अवशोषण के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखना है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे क्योंकि पाचन और अवशोषण स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही होता है, ठीक है। और मुख्यतः अवशोषण तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में केवल पानी का अवशोषण होता है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, जब छोटी आंत के जो पीछे वाला भाग है, छोटी आंत के जो पीछे वाला भाग है उसके अंदर भी कुछ एंजाइम निकलते हैं, जैसे माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। ये तीनों एंजाइम शर्करा का पाचन करेंगे। माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा। सुक्रेज सुक्रोज को फ्रक्टोज और ग्लूकोज में बदलेगा। लैक्टेज लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में बदलेगा, ठीक है। तो मतलब जटिल को सरल में बदलेंगे। और इसके बाद में जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है लाइपेज। लाइपेज मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वसा का पाचन करता है। वसा को वसीय अम्ल ऐसे लिख देते हैं, वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदलेगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि आप बोलोगे कि साहब लाइपेज तो अमाशय में भी था, यहाँ पे भी कैसे आया, बोलोगे ना। तो मैं बता रहा हूँ कि वहां पे और यहाँ दोनों जगह लाइपेज है। वहां पे लाइपेज अम्लीय माध्यम में पाचन कर रहा था और यहाँ पे लाइपेज क्षारीय माध्यम में पाचन कर रहा है, ठीक है ना। क्लियर है। और ये प्रक्रिया होने के बाद में क्या होता है कि पाचन की पूरी प्रक्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है और
छोटी आंत्र में ही माइक्रोविलाई नाम की कुछ विशेष संरचनाएं, मैंने बताया था विलाई संरचनाएं होती हैं, ऐसी उभार वाली संरचनाएं होती हैं, वो उनका अवशोषण कर लेती हैं। ठीक है, और ये छोटी आंत आगे जाकर पुच्छ और वृद्धांत से जुड़ जाती है, बड़ी आंत से जुड़ जाती है। और जहाँ इनका जंक्शन होता है, जहाँ ये जुड़ती हैं, वहाँ पे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स पाया जाता है वहाँ पे। क्या पाया जाता है? अपेंडिक्स पाया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अवशोषण के बारे में कि इनका अवशोषण कहाँ होता है। तो देखो, मैंने आपको बता दिया था कि जो अवशोषण है वो मुख्यतया छोटी आंत में ही हो जाता है। ठीक है, कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में ही हो जाता है। उसके बाद में जो अवशोषित भोजन है, ठीक है, वो शरीर के अंदर विभिन्न जगहों पर रुधिर के द्वारा जाता है। ठीक है, और जो अपचित भोजन है, अपचित मतलब अनडाइजेस्टेड जो फूड है, ठीक है ना, जो अपचित भोजन है वो बड़ी आंत में, ठीक है ना, बड़ी आंत में पहुंचते हैं और वहां से वो मल द्वार द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है बड़ी आंत के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब जैसे हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है ल्यूमेन। वो ये होता है कि जो आहार नाल होती है ना, इसके बीच की जो जगह होती है उसको हम ल्यूमेन कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा मनुष्य के शरीर में हुक कर्मी पाया जाता है। ठीक है, वो हमेशा मनुष्य के शरीर की बड़ी आंत्र में पाया जाएगा, बड़ी आंत में। वहाँ जाकर वो चिपक जाता है और वृद्धि करता है। मनुष्य का जो आहार नाल है, हमारी जो आहार नाल है वो 9 से 10 मीटर मतलब तकरीबन 32 फीट की होती है। आहार नाल कितनी होती है? 32 फीट की होती है, 32 फीट्स की। इसके अलावा जो हमारी आहार नाल होती है, चाहे मनुष्यों की हो, जानवरों की हो, शाकाहारियों की हो या मांसाहारियों की हो, तो इस आहार नाल की लंबाई उसकी फीडिंग हैबिट मतलब उसके खान पान पर निर्भर करती है। जो शाकाहारी होते हैं उनकी आहार नाल लंबी होती है क्योंकि सेल्यूलोज के पाचन में ज़्यादा समय लगता है। जो मांसाहारी होते हैं उनकी आहार नाल कम छोटी होती है क्योंकि प्रोटीन का पाचन तो अमाशय में ही हो जाता है, क्योंकि वो मांस में प्रोटीन ही होता है ज़्यादातर। होता है कि नहीं होता? तो आपने देखा होगा कि शेर, चीते, कुत्ते वगैरह जो होते हैं मांसाहारी होते हैं, उनका पेट अंदर धंसा हुआ होता है, डमी नहीं होती। वहीं जैसे अगर शाकाहारियों की हम बात करें, गाय, बकरी, ठीक है, तो इनका पेट बड़ा होता है क्योंकि इनकी लंबाई ज़्यादा होती है। किसकी? आहार नाल की। ठीक है, तो आहार नाल की लंबाई फीडिंग हैबिट के ऊपर निर्भर करती है, भोजन पर निर्भर करती है। ठीक है, जैसे मांसाहारी जंतुओं की आहार नाल छोटी होगी और सर्वाहारियों की मीडियम और शाकाहारियों की लंबी होगी। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट हमारे पास है ये वाला। इस पॉइंट के अंदर आपको मैं बता दूं कि एक चीज़ हम लोगों ने देखी थी, एक चीज़ हमने देखी थी, रेनिन। एक हमने पाचक एंजाइम की बात करी थी। ये रेनिन का जो स्त्रवण होता है, ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने इन पॉइंटों को बना दिया कि उम्र बढ़ने के साथ जैसे जैसे बचपन से बच्चा वयस्क होता है वैसे वैसे रेनिन का स्त्रवण कम हो जाता है। ठीक है, और उसका कार्य पेप्सिन और काइमोट्रिप्सिन करने लग जाते हैं। ठीक है, क्लियर? ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा, अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है मुख्यतया। ठीक है, और अमाशय का जो आकार है वो इसी से निर्धारित होता है, इसलिए मांसाहारियों का अमाशय बड़ा होगा और शाकाहारियों का छोटा होगा। मतलब मांसाहारियों के अमाशय का आकार शाकाहारियों से बड़ा होता है क्योंकि वो प्रोटीन ही खाते हैं, तो प्रोटीन का पाचन अमाशय में होगा।
ठीक है। इसके अलावा ईसोफेगस में किसी एंजाइम का स्त्रवण नहीं होता, ठीक है। दूसरा, सेल्यूलोज एंजाइम सेल्यूलोज के पाचन में सहायक होता है, पर ये हमारे मनुष्यों के शरीर में नहीं होता। ये किन के अंदर होता है? जो कच्चे घास पत्तियाँ खाते हैं उनके अंदर ये सेल्यूलोज एंजाइम होता है, ठीक है। और इसमें कुछ सूक्ष्म जीवी होते हैं जो सेल्यूलोज का पाचन करते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है पियर पैचर। पियर्स पैचर्स जो होते हैं ये आंत्र में पाए जाते हैं, और ये जो आंत्र में पाए जाने वाले जो पियर पैचर्स होते हैं ये बी लिम्फोसाइट का निर्माण करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं जो आगे जाकर हमारी इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। क्या क्या डेवलप करते हैं? इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। और ज़्यादातर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें बैकबोन होती है उनमें प्रोटीन का पाचन इलियम तक, मतलब छोटी आंत की शुरुआत तक पूरा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस जो हमारे अमाशय से निकलता है, ठीक है, उसका स्त्रवण गैस्ट्रिक हार्मोन, वैगस नर्व, सीरोटोनिन और हिस्टोमाइन इत्यादि के द्वारा नियंत्रित होता है। इसके अलावा छोटी आंत की आंतरिक मेम्ब्रेन, छोटी आंत के अंदर की तरफ जो है, ठीक है, छोटी आंत के अंदर की तरफ जो है कुछ उभार होते हैं जिनको वाल्वुली या विलाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? वाल्वुलिस और विलाइस कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो ट्रिप्सिन हमने पढ़ा था जो अग्नाशय रस में होता है उसको हम यूनिवर्सल एंजाइम कहते हैं। मतलब ये एक कोशिक जीवों प्रोटोजोआ में भी पाया जाएगा और मनुष्यों में भी पाया जाएगा, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल एंजाइम, सार्वत्रिक एंजाइम भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेंक्रियाटिक जूस जो होता है, पेंक्रियास से निकलने वाला जो जूस होता है वो न्यूक्लियसेस, न्यूक्लिक अम्ल को भी डाइजेस्ट करता है, मतलब डीएनए आरएनए का भी पाचन करता है, इसलिए हम उसको संपूर्ण पाचक रस कहते हैं। और पेंक्रियाटिक जूस को हम लोग संपूर्ण पाचक रस कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स आते हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एंडोपेप्टाइडेज, ठीक है। ये जितने भी हैं ये सारे के सारे प्रोटीन पाचक हैं, ठीक है। रक्त को ट्रिप्सिन पाचन करता है, रक्त का पाचन ट्रिप्सिन करता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, और अब मैं जो अगली क्लास लेके आऊँगा उसके अंदर इस पाचन तंत्र के सारे MCQs लेके आऊँगा, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं। बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।